हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपके पास कार्नोट इंजन। कि सर क्या हिंदी में क्या कहते हैं, कार्नोट इंजन या कार्नो इंजन। अब ये कार्नो इंजन क्या होता है इसकी बात करते हैं कि कार्नो इंजन क्या होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं कार्नो इंजन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इसमें एक ये ऐसा टॉपिक है जो आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखोगे तो काफी इंपोर्टेंट, बहुत सारे न्यूमेरिकल स्पेस पे पूछे जाते हैं। इसके न्यूमेरिकल प्लस इसका कंसेप्ट प्लस इसका जो प्रोसेस होते हैं वो तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस जरूर है बट इजी है। ठीक है, तो अपन इसको समझते हैं पहले। तो सबसे पहले समझने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या कहता है, देखो नाम क्या है इसका, कार्नोट इंजन। तो इसका नाम सबसे पहले तो कहां से दिया गया, तो ये जो इंजन बनाने वाला या फिर अपन कह सकते हैं कि जो ये इंजन का कंसेप्ट देने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था, कार्नो। तो इसका नाम पड़ा वो कहां से पड़ा, कार्नो नामक वैज्ञानिक से पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस इंजन की अवधारणा को दिया था या इस कंसेप्ट को बताया था। तो कार्नो नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इस इंजन को दिया गया या फिर इस इंजन का कंसेप्ट दिया, अवधारणा दी, उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, कार्नो इंजन रखा गया। सेकेंड बात करते हैं, कार्नो क्या कहते हैं। कार्नो ये कहते हैं कि इसकी जो दक्षता होती है वो 100% होती है। क्या कहते हैं, कार्नो ये कहते हैं कि जो इसकी दक्षता होती है वो क्या होती है, 100% हो सकती है, 100% हो सकती है। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल जो अपन ने उसमें इंजन में देखा है, क्या देखा है कि कोई सोर्स होता है और सोर्स से वो क्या करता है, Q1 ऊष्मा लेता है। Q1 ऊष्मा लेने के बाद वो कुछ कार्य करता है और बची हुई ऊष्मा किसको देता है, Q2 को देता है। क्या देता है, Q2 को देता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि वहां पे आपका 100% दक्षता मिल सकती है। क्या मान लो कि आपके पास वहां पे फॉर्मूला क्या आया था, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस का Q2 बाई Q1, ये वाला फॉर्मूला आया था। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या इसका 100% दक्षता कब होगी, यदि इसको मैं परसेंटेज में बदलूं तो इसकी 100% दक्षता कब होती है, 100% दक्षता कब होगी, जब आपका Q2 क्या हो जाए, Q2 क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, Q2 जीरो हो जाए। जब इसका Q2 जीरो हो जाएगा तभी आपकी दक्षता क्या मिलेगी, आपको 100% मिल सकती है। ये किसका बेसिक है, ये जो उष्मा इंजन था उसी का बेसिक मैं आपको यहाँ सामने दिखा रहा हूँ। ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, Q2 बाय Q1। यदि मैं Q2 को जीरो मान लूं यानी ये वाली टर्म गई तो क्या बचा, 1 into 100, तो 100% बचेगा। तो इसका इस केस में क्या होता है, जो इसकी दक्षता होगी वो क्या होगी, 100% होगी। बट यहाँ पे अपन ने कहा 100% हो तो गई, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। Q2 जीरो यानी मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था, यदि आपको ध्यान हो, ये आपकी यहाँ से एस है, यहाँ से ये आपका सिंक है, यहाँ से ये Q1 उष्मा लेता है, यहाँ पे ये Q2 उष्मा देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये Q2 जीरो है यानी Q2 कुछ भी उष्मा नहीं दे रहा। इसका मतलब यहाँ से ये वाला प्रोसेस यहाँ पे हट गया। क्या हो गया, हट गया। इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ से सोर्स से जो उष्मा ली, जितनी भी उष्मा ली है उस उष्मा का क्या किया उसने, जितनी भी उष्मा ली थी उसको कंप्लीट पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर दिया। तो इसकी दक्षता क्या मिलेगी, 100% मिलेगी। तो देखो कार्नो जो बताते हैं, कार्नो ये कहते जरूर है कि ये क्या है, इसकी जो दक्षता है वो इसकी 100% है, बट ये क्या है, असंभव है। क्या है, एक असंभव है। इन्होंने मान लिया कि 100% दक्षता होती है बट ये पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल क्यों नहीं है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि Q2 इक्वल टू जीरो, कभी भी Q2 इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, यानी जो नीचे वाला पार्ट है वो हट नहीं सकता, वो हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। ये हो सकता है कि इसने उष्मा ली या ऊर्जा ली Q1 से या उष्मा ली Q1 से और कार्य कम कर रहा था, उसकी कार्य ज्यादा कर दिया, यानी कार्य ज्यादा कर दिया, इसका मतलब उसकी दक्षता अधिक थी तो कार्य ज्यादा कर दिया। बट यहाँ पे ये जीरो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कंप्लीट कार्य में परिवर्तित नहीं करेगा। कंप्लीट कार्य में परिवर्तित करने का मीनिंग है कि मैंने जितनी भी एनर्जी ली, मान लो कि मैंने बहुत सारे फल फ्रूट खाए और जितने भी फल फ्रूट खाए थे उतने के अकॉर्डिंग मैंने उतने ही बच्चों को पढ़ा दिया और लास्ट में आने के बाद क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी अपन ऐसे घर आए जैसे बिल्कुल मरे हुए, तो वो वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा केस क्या डेली के लिए पॉसिबल है क्या, यदि मैं बहुत सारे फल फ्रूट खा लूं, डेली की पर डे दिन की 10 क्लास पढ़ा के आ जाऊं, मेरी कैपेसिटी कितनी है 5 क्लास पढ़ाने की, बट मैं 10 क्लास पढ़ा के आ जाऊं, क्या ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। तो इसलिए ये भी सेम वही प्रोसेस है कि ये भी क्या है आपका एक असंभव है, यानी ये वाला केस भी इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, एक इसमें ध्यान रखना, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था, तो जब इसका Q2 इक्वल टू जीरो करूं तो दक्षता क्या हो जाएगी 100%। यदि इसमें मैं क्या करूं, Q2 इक्वल टू Q1 करूं, Q2 इक्वल टू Q1 करूं, जितनी उष्मा ली है उतनी ही की उतनी उष्मा उसने क्या दे दी, Q1 को दे दी। यानी ये वाला सेम कंसेप्ट है, देखना एक बार, S और ये क्या था आपका, ये Q1 है, ये Q2 है।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, जब आपके पास उष्मा Q2 बराबर Q1 हुई, यानी जितनी उष्मा ली उतनी की उतनी उष्मा उसने Q2 को दे दी, यानी सिंक को वापस दे दी, तो इसका मतलब कार्य में कुछ किया होगा क्या, उसने कार्य में कुछ नहीं किया, तो उसमें कार्य कितना था आपका 0 था। क्यों, क्योंकि ये आपको पता लग रहा है कि जब इसने जितनी उष्मा ली उतनी की उतनी उष्मा तो Q2 को दे दी, तो कार्य कहां से करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कार्य इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब आप यहां से निकाल सकते हो Q2 बराबर Q1, तो 1 बाय 1 1 1 माइनस 1, तो इसकी दक्षता कितनी हो जाएगी आपकी 0, कितनी हो जाएगी 0। तो ये वाले दो केस है, वो भी जो कल अपन ने जो इसके पीछे वाली क्लास थी उसमें जो फॉर्मूला लिखा था वो यहाँ पे दो केस बन गए, तो आप केस बना के लिखना हो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग था कि ये क्या कह रहा था कि जो इसकी दक्षता होती है वो क्या होती है, जो इसकी दक्षता होती है वो क्या होती है 100% होती है, जो कि आज के जमाने में असंभव है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं, किसके कार्नो इंजन के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, चारों भाग मैंने आपके सामने छोटे छोटे बना रखे हैं। तो देखो क्या क्या होते हैं उसी की बात करते हैं, जो उष्मा इंजन में पढ़ा है आपने सेम वही कंसेप्ट है थोड़ा। तो देखो फर्स्ट क्या है उष्मा का स्रोत, और उष्मा का स्रोत यानी हीट ऑफ सोर्स, क्या है हीट सोर्स। तो इसमें क्या होता है, वो क्या करता है, हीट सोर्स का मीनिंग क्या क्या होता है, इसमें ये उष्मा का भंडार होता है, आप पहले से जानते हो क्या होता है, उष्मा का भंडार होता है। इसका ताप क्या होता है, उच्च होता है, तो इसका ताप क्या मान लिया मैंने, उच्च मान लिया, यानी कितना हो गया मान लिया मैंने T1 केल्विन या उच्च ताप मान लिया, ठीक है। इसकी जो उष्माधारिता होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है। तो देखो मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है, ये एक आपका उष्मा सोर्स है, क्या है आपका एक उष्मा सोर्स है, ये उष्मा सोर्स हो गया, ये T1 केल्विन इसका ताप हो गया, उष्माधारिता क्या हो गई, अनंत हो गई, उच्च ताप पर है, तो ये क्या हो गया आपका एक सोर्स का डायग्राम हो गया। इसके बाद बात करता हूँ उष्मा सिंक की। तो सिंक क्या है, सिंक देखो ये भी उष्मा का भंडार होता है, इसका ताप क्या होता है, निम्न होता है, इसका ताप क्या होता है, निम्न होता है, ये मैं आपको पहले सब कुछ बता चुका हूँ। तो इसका ताप क्या होता है, निम्न होता है। जब इसका ताप निम्न होता है इसकी उष्माधारिता भी क्या होगी, अनंत होगी। इसमें डिफरेंस क्या आएगा, केवल इसका ताप उच्च, इसका ताप निम्न। बाकी थर्ड क्या कह रहा है, कार्यकारी पदार्थ। और कार्यकारी पदार्थ किसे कहते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कार्यकारी पदार्थ यानी जब कोई ऐसा निकाय जो प्रारंभिक अवस्था से चलकर वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था पर आ जाए, अर्थात इसकी आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो कितना होता है, 0 होता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका कार्यकारी पदार्थ कहलाता है। और ये कार्यकारी पदार्थ हो गया। फोर्थ है आपका स्टैंड, जो कुछ अलग दीवार से बना हुआ है, तो एक ऐसा स्टैंड जिसमें वो ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करने देता, वो क्या कहलाता है, आपका स्टैंड कहलाता है। तो देखो इस चार डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखे। सबसे पहले ये सोर्स हो गया, फिर सिंक हो गया, फिर जो कार्यकारी पदार्थ था, कार्यकारी पदार्थ है इसमें मैंने लगा रखा एक पिस्टन। पिस्टन क्या होता है, मान लिया कोई कार्यकारी पदार्थ है, ये इस टाइप का कोई डिब्बा है, इसमें मैंने कोई ऐसा पिस्टन लगाया, तो ये पिस्टन क्या होता है, ये पिस्टन अपन ऊपर नीचे करते हैं तो इसमें इफेक्ट आता है वॉल्यूम, दाब और ताप का। क्या इफेक्ट आता है, वॉल्यूम, दाब और ताप, यानी आयतन का, दाब का और ताप का इफेक्ट आता है। वो कैसे आता है वो कार्नो इंजन में अभी मैं समझाता हूँ। तो यहाँ से क्लियर हो गया, ये क्लियर है मामला, ये चारों पॉइंट क्लियर है, ये इसका क्लियर है, असंभव क्यों होता है वो भी क्लियर है, ये चारों डायग्राम भी आपके सामने क्लियर है। अब ये देखो पिस्टन, पिस्टन यानी इसको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, इसमें कोई कार्यकारी पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है, कार्यकारी पदार्थ भरा हुआ है, यानी कोई क्या भरा हुआ है, कोई सब्सटेंस भरा हुआ है। उसके बाद बात करता हूँ ये सोर्स है, तो सोर्स आप जानते हो सोर्स में क्या क्या होता है, उसका ताप उच्च होता है, उष्माधारिता अनंत होती है, उष्मा का भंडार होता है। ये स्टैंड है, तो स्टैंड क्या होता है, कुछ अलग दीवार का स्टैंड है। इंसुलेटर यानी इंसुलेटर कोई दीवार होती है उसका स्टैंड है, यानी इसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता, तो ये तरह से क्या है, स्टैंड है। फिर क्या है, उष्मा का सिंक है, फिर क्या उष्मा का सिंक है। अब देखो इन चारों, ये जो चार डायग्राम है, इन चार डायग्राम की सहायता से इस कार्नोट इंजन को अपन समझने की ट्राई करेंगे। तो देखो आपके सामने इस डायग्राम को देखो, कार्नोट इंजन में चार तरह के क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं, चार तरह के प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट होता है समतापी प्रसार। फर्स्ट क्या होता है, समतापी प्रसार। सेकंड क्या होता है, रुद्धोष्म प्रसार। ये क्या है, आइसोथर्मल। ये क्या है, एडियाबैटिक। ये क्या है आपका समतापी, वापस वही क्या होगा, आइसोथर्मल, और ये वापस एडियाबैटिक, ठीक है। यानी समतापी प्रसार, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो प्रसार करना, प्रसार कैसे होगा उसकी भी बात करूंगा, संपीड़न कैसे होगा उसकी भी बात करूंगा। तो ये जब ये चार डायग्राम में क्या क्या प्रोसेस करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, फोर्थ में क्या करना है, वो अपन समझेंगे। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखो, मैंने क्या किया, आपका कोई एक पॉइंट है जिसका कोई निर्देशांक है पी ए और वी ए। क्या है, जिसका कोई निर्देशांक मैंने ले लिया पी ए और वी ए। बी पॉइंट लिया, इसका निर्देशांक क्या है मैंने पी बी और वी बी। क्या लिया है, पी बी और वी बी। सी लिया है, उसका निर्देशांक है पी सी बी सी, और जो डी लिया उसका निर्देशांक है पी डी बी डी। तो मैंने कर्व के रूप में जो इसका कार्नोट इंजन का जो प्रोसेस है उसको एक कर्व के रूप में ड्रॉ किया है। तो देखो ये क्या है, नीचे वाला जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, उस पर मैंने क्या ले लिया, इसका आयतन ले लिया, और जो वाई एक्सिस है उस पर मैंने क्या ले लिया, उसका
दाब ले लिया, क्या ले लिया, प्रेशर ले लिया। तो ये आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये क्या हो गया, दाब हो गया। अब देखो जो यहाँ पे ए पॉइंट था इसके लिए क्या आ गया, ये वी ए आ गया, इसके लिए क्या आ गया, ये वी डी आ गया, इसके लिए क्या आएगा, वी बी आएगा, और इसके लिए क्या आएगा, वी सी आएगा। वॉल्यूम में तो सबके अलग अलग वॉल्यूम आ गए। इस पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा, पी ए, इसके लिए क्या आ जाएगा, जो बी पॉइंट है उसके लिए पी बी, सी के लिए क्या आ जाएगा, पी सी, और डी के लिए क्या आ जाएगा, पी डी। यानी ये चार पॉइंट है आपके पास, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब यहाँ पे देखो ये मैंने कुछ डिस्टेंस पर लिखे, तो डिस्टेंस पर नहीं है, ये पॉइंट यहाँ का है, ये निर्देशांक है इसका, ये पॉइंट यहाँ का, ये इसका निर्देशांक है, ये सी और इसका निर्देशांक बी और इसका निर्देशांक। अब इसमें प्रोसेस कैसे होता है उसको समझो। प्रोसेस ये होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, ये कार्यकारी पदार्थ था और ये क्या था, पिस्टन था। तो सबसे पहले मैं इसको फर्स्ट स्टेप में ले जाकर कहां पे रखता हूँ, ये जो डिब्बा है, ये जो कार्यकारी पदार्थ है जिसमें क्या लग रहा है, पिस्टन लग रहा है, कार्यकारी पदार्थ भरा हुआ है, इसको मैं ले जाके रखता हूँ सोर्स पे। कहां पर ले जाके रखता हूँ, सोर्स पे। यानी फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जब ये जो पदार्थ, ये जो पिस्टन है उसको मैंने कहां पर रख दिया, सोर्स पे रख दिया। अब इसमें क्या होगा वो समझो। मैंने क्या किया, कोई भी पिस्टन था, पिस्टन को कहां पर लाके रख दिया, सोर्स पे लाके रख दिया। सोर्स पे लाके रखने के बाद क्या होगा, मैं पिस्टन को ऊपर खींचता हूँ, क्या खींचता हूँ, पिस्टन को ऊपर खींचता हूँ। मान लिया मेरे पास ये कोई मटेरियल था, ये कोई डिब्बा था, ये कार्यकारी पदार्थ था, यहाँ से मैंने ये पिस्टन यहाँ पे था, इस पिस्टन को धीरे धीरे मैंने क्या किया, ऊपर खींचा। जब पिस्टन को ऊपर खींचा तो इसमें क्या भरा हुआ था, कार्यकारी पदार्थ भरा हुआ था। बताओ इसमें क्या क्या चेंज आएगा। जब मैंने क्या किया, किसी पिस्टन को ऊपर खींचा तो कार्यकारी पदार्थ या जो भी अणु परमाणु जो भी थे उसमें क्या चेंज आएगा, बताओ। उसके जो अणु थे या कोई कण थे, उन कणों में क्या क्या चेंज आएगा। क्या मैं बता सकता हूँ, यदि मैं पिस्टन को ऊपर खींचता हूँ तो बताओ सबसे पहले तो प्रसार होगा या संपीड़न होगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्या होगा, प्रसार। प्रसार यानी एक तरह से फैलना, और संपीड़न यानी कम होना, एक तरह से ये होता है। यदि आप स्पंज होता है, स्पंज को यदि आप दबाते हो तो वो क्या होता है, संपीड़न होता है। यदि आप इसको दो तरफ से खींचते हो तो वो क्या कहलाता है, प्रसार कहलाता है। ठीक है, तो सेम वही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, कार्यकारी पदार्थ, और ये क्या आपका कार्यकारी पदार्थ को मैंने कहां ले जाकर रख दिया, सिंक पर, सॉरी सोर्स पर ले जाकर रख दिया। और सोर्स में क्या होता है, सोर्स में क्या होता है, T1 केल्विन उच्च ताप होता है। ये क्या करता है, उष्मा देता है, किसको देगा, इसको देगा। तो देखो इसको मैंने इस पे ले जाके रख दिया, क्या किया, पिस्टन को सोर्स पर ले जाकर रख दिया। उसके बाद मैंने पिस्टन को ऊपर खींचा। जब पिस्टन को ऊपर खींचा तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन का क्या होगा बताओ, बढ़ेगा या घटेगा। आयतन यानी वॉल्यूम क्या होगा बताओ, वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी से बताओ। जब मैंने पिस्टन को ऊपर खींचा यानी इसके कणों में क्या होगा, प्रसार होगा। यानी जब पहले ये इतना था, जब मैंने पिस्टन को ऊपर खींचा, ये पिस्टन कहाँ आ गया, मान लो यहाँ आ गया, तो इसमें प्रसार हुआ। तो प्रसार कितना हुआ आयतन में, तो आयतन क्या हुआ, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। अब आप आदर्श गैस की समीकरण भी जानते हो, क्या PV क्या होता है आपके पास। यदि मैं आदर्श गैस के समीकरण की बात करूं, PV RT, इसकी बात होती है। तो यदि मैं मानता हूं कि यहाँ पे आयतन तो आपको पता लग रहा है, आयतन यानी एरिया, एक तरह से वॉल्यूम होता है। जब इसको मैंने ऊपर खींचा तो आयतन बढ़ा। जब आपका आयतन बढ़ेगा तो दाब क्या होगा बताओ, घटेगा या कम बढ़ेगा। यहाँ से आप बता सकते हो, जब आयतन क्या हुआ, बढ़ा, तो दाब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि V/T अपॉन में P आता है, यानी V प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के। यानी जब V बढ़ेगा तो दाब घटेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ, दाब क्या हुआ, कम हुआ। दाब क्या हुआ, कम हुआ। जब यहाँ पे मैं मानता हूँ कि दाब कम हुआ तो क्या ताप क्या होगा। अब ताप बताओ, ताप भी बढ़ेगा या घटेगा, ये कंसेप्ट बता दो मुझे। जो इसमें जो दो तीन कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, वो बता दो। इसका ताप क्या होगा, कम होगा या घटेगा, जल्दी से बताओ। बताओ ताप क्या होगा। ताप एक सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है। ताप क्या होना चाहिए, जब आपने पदार्थ को क्या किया, ऊपर खींचा, यानी पदार्थ में जो कण थे वो क्या हो गए, दूर दूर हो गए। जब दूर दूर हो गए तो उसका ताप क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, उसका ताप क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जब ताप दूर दूर हो गए यानी कण दूर दूर हो गए तो ये ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो इसमें ये तीन प्रोसेस होगा। मैंने क्या किया, पिस्टन को सोर्स पर रखा, पिस्टन को ऊपर की ओर खींचा, पिस्टन को ऊपर की ओर खींचा, तो ये तीन इफेक्ट मेरे को देखने को मिले। आयतन तो क्या हुआ, बढ़ा। आयतन बढ़कर कितना हो गया, VA से, पहले क्या था आपका VA था, फिर क्या हो गया, VB हो गया। क्या हो गया, VB हो गया। तो वो अपन बाद में बात करेंगे। आयतन बढ़ा, दाब क्या हुआ, कम हुआ, ताप क्या हुआ, कम हुआ। क्योंकि अणु में प्रसार होता है तो ताप कम होता है, अणु में संपीड़न होता है तो ताप बढ़ता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप आपको पता लग गया। फर्स्ट में क्या करना है
कि आयतन बढ़ेगा, दाब कम होगा, ताप कम होगा। तो ये जो आपका प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? आपका समतापिक प्रसार कहलाएगा। हम समतापिक प्रसार देखो, प्रसार तो हो ही रहा है, इसको ऊपर खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है? प्रसार ही हो रहा है। तो ये जब प्रसार हो रहा है तो ये कहलाएगा आपका फर्स्ट क्या कहलाएगा? समतापिक प्रसार। अब इसमें एक मीनिंग और है, क्या क्या इसमें ताप कम होता है? क्या इसमें तो ये क्या कह रहा है? ताप कम हो रहा है, बट ये ताप कम हो रहा है, बट ये मैंने कहां पर रखा हुआ है? इस सोर्स पे रखा हुआ है। तो ये ताप कम होगा क्या? ताप कम को होने नहीं देगा। क्यों नहीं होने देगा? ये इसका रीजन ये है कि ये जो दीवार है ये क्या करता है? ऊष्मा का विनिमय कर सकता है। ऊर्जा का जो ये पदार्थ का पिस्टन है ये ऊष्मा का विनिमय कर सकता है। ये सब क्या है? सुचालक दीवारें है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जब इसके सोर्स पे रखा हुआ है, इसका क्या हुआ? जब पिस्टन को ऊपर खींचा तो ताप कम होगा। ताप कम होगा तो अपन कह सकते हैं कि जितना ताप कम होगा उससे ये क्या करेगा? इतनी एनर्जी देगा। क्या बोला मैंने? पता लगा? जब इसने पिस्टन को ऊपर खींचा, ताप कम हुआ, आयतन बढ़ा, दाब घटा। तो जब अपन ने क्या किया? जब ताप कम होगा तो जितना ताप कम हुआ उसके इक्वल में ये क्या करेगा? इससे एनर्जी लेगा। क्या करेगा? इससे एनर्जी लेगा। इसका मतलब जितना ताप कम हुआ था उसके बराबर की इसने क्या ले ली? यहाँ से हीट ले ली या उष्मा ले ली या एनर्जी ले ली। तो ये आपका जो प्रोसेस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका समतापिक प्रसार कहलाएगा। तो इसका ताप बताओ कम हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। पिस्टन को खींचा जब कम हुआ था, बट अपन ने इसको इस पर रखा हुआ तो इसका ताप क्या बना रहेगा? नियत बना रहेगा। जितना पहले ताप था उतना ही बना रहेगा। यानी जितना ताप यहाँ से, क्योंकि इसने सोर्स पर रखा हुआ है, यदि सोर्स पर नहीं होता तब तो क्या होता? ताप कम होता। बट ये ताप कम कर रहा है तो ये यहाँ से एनर्जी इसको दे भी तो रहा है, भाई तू ले जा, एनर्जी ले जा मेरे से। तो फिर ये क्या कर रहा है? ये एनर्जी ले जा रहा है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये क्या कह सकते हैं कि जब पिस्टन को सोर्स पर रखते हैं, आयतन बढ़ता है, दाब कम होता है, ताप कम होता है, बट ताप इतना कम होता है या ताप कम होता है उसके बराबर में ये क्या करेगा? यहाँ से हीट लेगा या एनर्जी लेगा। इसलिए इसका ताप क्या बना रहता है? नियत बना रहता है। और ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है समतापिक प्रसार कहलाता है। क्योंकि पिस्टन को ऊपर खींचने पर क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है। और जब समतापिक प्रसार होता है तो अपन कह सकते हैं कि जो ये फर्स्ट वाला ए से बी वाला जो कर्व बताया गया है वो क्या बता रहा है? समतापिक प्रसार को बता रहा है। तो देखो इसमें दाब क्या हुआ? दाब देखो, आयतन क्या हुआ? बढ़ा। पहले मान लिया कि यहाँ पे क्या था? बी ए था। तो जब इसको पिस्टन को बाहर खींचा तो वो क्या हो गया? बी बी हो गया। यानी आयतन तो क्या होगा? बढ़ेगा। दाब क्या था? दाब क्या था? यहाँ पे पी ए था। दाब यहाँ पे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दाब कम हुआ तो पी ए और क्या हो जाएगा? पी बी क्या हो जाएगा? घटेगा। अब इसके बाद ताप, मैंने पिस्टन को ऊपर खींचा तो ताप कम हुआ, बट इसने क्या किया? जितना ताप कम हुआ उसके बराबर में इसने इसके हीट की एनर्जी ले ली, यानी यहाँ से एनर्जी ले ली और ताप को नियत बना के रखा। तो ताप यहाँ पे क्या है? नियत है। देखो तो यहाँ पे मैंने ए से बी के लिए जो ताप माना है वो क्या माना? जो T1 केल्विन था वही T1 केल्विन माना है। और जो T1 केल्विन था ताप वो किसका था? ऊष्मा सोर्स का था। तो ये वाला आपको प्रोसेस समझ में आ गया। ये आपका क्या है? समतापिक प्रसार है। क्या है आपका? समतापिक प्रसार है। अब मैं दूसरी स्टेप पर आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ? दूसरी स्टेप पर आता हूँ। तो दूसरी स्टेप देखना, दूसरी स्टेप क्या कहती है? यहाँ पर तक तो आ गए, ए से बी तक आ गए। इस क्रम में ये जो समतापिक प्रसार है वो इसको शो कर रहा है। अब मैंने क्या किया? जो ये वाला था इसको मैंने इस सोर्स से तो हटा दिया। सोर्स से हटाकर कहाँ रख दिया? इस स्टैंड पे। और ये स्टैंड क्या है? आपका कुछ अलग दीवार का बना हुआ है। क्या है? कुछ अलग दीवार का बना हुआ है। जब मैंने इसको यहाँ से हटाकर इसको कहाँ रख दिया? इस स्टैंड पर रख दिया। स्टैंड पर रखने पर क्या होगा? स्टैंड पर रखने पर मैंने क्या किया? स्टैंड पर लाके तो रख दिया, ठीक है, स्टैंड पर लाके रख दिया। फिर मैं पिस्टन को यदि और ऊपर खींचता हूँ, क्या करता हूँ? पिस्टन को यदि मैं और ऊपर खींचता हूँ, यदि मैंने इसको यहाँ पे रखा और पिस्टन को ऊपर खींचा, यदि पिस्टन को ऊपर खींचा तो वापस ये कि यही सेम प्रोसेस होंगे। क्या होगा? आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। दाब क्या होगा? घटेगा। और ताप क्या होगा? घटेगा। ये प्रोसेस होगा। बट इसमें चेंज क्या आएगा? देखो आयतन बिल्कुल सही है, मान लिया बढ़ गया। दाब क्या है? घट गया। अब अपन बात करते हैं ताप की, कि यहाँ पे जब इसको सोर्स पे रखा था जब तो ताप चेंज नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये जितना ताप कम कर रहा था पिस्टन को बाहर खींचने पर उतनी एनर्जी यहाँ से या हीट यहाँ से ले जा रहा था, सोर्स से ले रहा था। अब अपन क्या करते हैं? इसको अपन ने कहाँ पर रखा है? सेकेंड में जो पिस्टन है उसको कहाँ पर रखा है? स्टैंड पे रखा है। कहाँ पे रखा है? स्टैंड पे रखा है। जब पिस्टन को स्टैंड पे रखा है, पिस्टन को बाहर खींचते हैं तो प्रसार तो होगा। ये तो फाइनल है, जो भी अगर पार्टिकल है या जो कण है उसमें प्रसार तो होगा, जो पदार्थ है उसमें प्रसार तो होगा। बट इसमें क्या होगा? ताप नियत नहीं बना रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है? कुछ अलग स्टैंड है। इसमें कोई ऊष्मा का भंडार थोड़े ना जो ये ऊष्मा दे देगा। यानी इसने क्या किया? बाहर खींचने पर ताप कम किया। ताप कम किया तो ये तो कोई सोर्स नहीं है जो यहाँ से ये ऊष्मा दे देगा, क्योंकि अपन ने इस पर रखा हुआ है। तो ये तो क्या करेगा? इसने ताप कम किया। ताप कम करके कितना हो गया? यहाँ पे
T2 हो गया, यानी पहले कितना था T1 था, अब वो कितना हो गया, ताप T1 से कितना हो गया, T2 हो गया। कितना हो गया, T2, यानी ताप में क्या की उसने, कमी की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि जो इस ताप के एक्सप्लेन कर सके या फिर जो इसको एनर्जी देकर ताप को इक्वल रह सके, तो ऐसा कोई भी प्रोसेस संभव नहीं था। तो ये वाला आपका जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, रुद्धोष्म प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जो प्रसार कहलाता है वो क्या कहलाता है आपका, रुद्धोष्म प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है, रुद्धोष्म प्रसार, जिसमें कोई भी उष्मा का विनिमय नहीं होता, ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ताप देखो यहाँ पे कम कितना हो गया, ये T1 था, अब यहाँ तक तो T1 था, अब यहाँ पे आएगा तो ये कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। दाब कितना हो गया, देखो VB क्या होगा, बढ़ेगा, तो VB तो मान लिया कि VB से VC हो गया, और जो PB था PB से क्या हो गया, PC हो गया, और जो ताप था वो क्या हो गया, T1 से T2 हो गया। क्लियर? चले आगे चलते हैं। दो प्रोसेस हो गए आपके पास। फर्स्ट अपन ने कहां पर रखा, इस पिस्टन को सोर्स पर रखा। सेकंड कहां पर रखा, मैंने स्टैंड पर रखा। अब अपन थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या कहता है, थर्ड ये कहता है कि मैंने यहां से हटाया, स्टैंड से हटाया, स्टैंड से हटाकर वापस अब कहां रखा, सिंक पे रखा, यानी जो पिस्टन था उसको मैंने कहां पे रखा, सिंक पे रखा। जब पिस्टन को मैं सिंक पर रखूंगा, सिंक पर रखने के बाद इस पिस्टन को, पहले क्या कर रहे थे अपन, पिस्टन को बाहर खींच रहे थे, अब अपन को बाहर नहीं खींचना है, अब अपन को पिस्टन को क्या करना है, अंदर दबाना है। क्या करना है, अंदर प्रेस करना है। तो जब मैं किसी पिस्टन यहाँ पे था और इसको जब अंदर प्रेस करूंगा, तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। आप जानते हो कि जब मैं पिस्टन को अंदर दबाऊंगा तो जो अंदर कण है वो क्या होंगे, संपीड़ित होंगे, संपीड़ित होंगे यानी वॉल्यूम कम होगा। तो जब अपन जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, अब इसका ताप चेंज होना चाहिए, बिल्कुल ताप चेंज होना चाहिए। क्यों? इसमें क्या है, जब अपन अंदर दबा रहे थे तब क्या हो रहा है, ताप कम हो रहा है। जब अपन उसको क्या कर रहे थे, सॉरी, जब पिस्टन को अपन बाहर खींच रहे थे तब क्या हो रहा था, कण फैल रहे थे, ताप कम हो रहा था। जब अपन पिस्टन को दबा रहे हैं तो ताप क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ताप क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बट यहाँ पे क्या, ये किस पर रखा हुआ है, ये अपन ने रखा हुआ है किसमें, सिंक पे। तो क्या ये ताप बढ़ने देगा या नहीं बढ़ने देगा? क्यों? क्योंकि जितना पिस्टन अपन अंदर दबाएंगे तो वो जितना पहले ताप, यदि पहले ताप कम था, अब क्या है, ताप बढ़ना चाहिए, तो ताप ये बढ़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये रखा हुआ किस पे है, सिंक पे, और सिंक पर रखा होने के कारण क्या करेगा, ये जितना ताप क्या करेगा, बढ़ेगा, उसके इक्वल में एनर्जी किसको दे देगा, ये सिंक को दे देगा। क्या करेगा, जैसे जितना ताप क्या हो रहा था, कम हो रहा था, उससे ये सोर्स से एनर्जी ले रहा था फर्स्ट वाले में, तो थर्ड वाले में क्या होगा, ये मैंने इस पर रखा हुआ है सिंक पर, तो ताप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ताप बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, जो सिंक में ताप जितना बढ़ेगा उसके इक्वल में ये एनर्जी या हीट किसको दे देगा, सिंक को दे देगा। और तो ये भी क्या करेगा, ये इसका ताप नियत बना के रखेगा, तो इसका ताप क्या करेगा, नियत बना हुआ रहेगा, किसमें, थर्ड वाले प्रोसेस में। और ये वाला जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, आपका समतापी संपीड़न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समतापी संपीड़न। समतापी क्यों? क्योंकि देखो समतापी प्रसार, समतापी संपीड़न क्यों नाम दिया गया, फर्स्ट में समतापी प्रसार क्यों बोला था, आइसोथर्मल क्यों बोला था, क्योंकि ये इस पर था, ताप क्या कर रहा था, कम कर रहा था, बट उसके बराबर में ये इससे एनर्जी ले रहा था या हीट ले रहा था, तो इसलिए ताप क्या बना रहा था, नियत था, नियत बना रह रहा था, इसलिए इसको नाम दिया समतापी प्रसार। सेकंड में जो थर्ड वाला स्टेप है, इसमें भी क्या है, जब मैं इसको सिंक पर रखता हूँ तो सिंक पर रखने के बाद पिस्टन को दबाता हूँ तो ताप क्या होगा, बढ़ेगा। जब ताप बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, जितना ताप बढ़ रहा है उसके इक्वल में ये एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा, सिंक को ट्रांसफर करेगा, तो इसका ताप भी क्या बना रहेगा, नियत बना रहेगा। तो इसलिए इसका नाम और इसका नाम क्या दिया गया है, दोनों को आइसोथर्मल दिया गया है। एक में संपीड़न है, एक में प्रसार है। इसमें प्रसार क्यों, क्योंकि पिस्टन ऊपर खींच रहे हैं, इसमें क्या है, पिस्टन को दबा रहे हैं, तो ये क्या है, संपीड़न है। क्लियर? जब ये दोनों क्लियर हो गए होंगे तो ये तो आराम से होगा। फिर वापस फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या कहती है, फोर्थ स्टेप ये कहती है कि जो आपका जो ये कार्यकारी पदार्थ यहाँ पर रखा था सिंक पर, वापस सिंक से हटाओ। आप सिंक से हटाकर वापस इसको कहाँ पर रखो, कुछ अलग स्टैंड पर रखो। जब इसको कुछ अलग स्टैंड पर रखोगे और क्या करोगे, इसको दाब को यानी पिस्टन को दबाओगे, तो पिस्टन को दबाओगे तो देखो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो पी क्या होगा, बताओ, दाब क्या होगा, बढ़ेगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। और आप जानते हो कि किसी भी पिस्टन को आप दबा रहे हो तो ताप क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, बताओ, ताप क्या होना चाहिए। जब अपन पिस्टन को दबा रहे हैं तो ताप क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ताप बढ़ेगा। तो ताप बढ़ेगा तो इसमें ताप में कुछ परिवर्तन होगा क्या, बताओ, ताप में कुछ परिवर्तन होगा क्या। ताप में परिवर्तन कैसे होगा, क्योंकि इसमें ये तो क्या कुछ अलग स्टैंड है, यहाँ पे ताप बढ़ रहा था तो ताप बढ़ने के कारण वो क्या कर रहा था, जितना ताप बढ़ेगा उतनी एनर्जी सिंक को
को दे रहा था, अब यहाँ पे देने के लिए तो कुछ नहीं है क्योंकि अपन ने तो कहाँ रखा हुआ है, इसको स्टैंड पर रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इसके ताप में परिवर्तन आएगा और ताप में परिवर्तन आके वापस कितना हो जाएगा, T2 से कितना हो जाएगा, T1, यानी वापस ये एक पॉइंट पर आएगा और T1 इसका ताप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसके 4 स्टेप होते हैं कार्नोट इंजन के। फर्स्ट क्या होता है, समतापी प्रसार, सेकंड क्या होता है, रुद्धोष्म प्रसार, थर्ड क्या होता है, समतापी संपीड़न, फोर्थ होता है रुद्धोष्म संपीड़न। तो ये आपका जो कार्नोट इंजन का क्लियर बेसिक था वो आपको पता लग गया होगा। तो ये क्या था आपका कार्नोट इंजन का सिंपल सा बेसिक था। अब इसमें और क्या देखना आपको, इसमें इसका डेरिवेशन भी होगा, इसकी दक्षता भी निकालनी है, तो इसके ऊपर सब कुछ निकालेंगे, एक दो क्लास में निकालेंगे। तो इसमें आज तो क्या क्या अपन ने केवल समझा है, इसके बारे में जो थ्योरी है वो अपन लिखेंगे। अब इसमें एक ध्यान रखना, क्या ये नाम आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये प्रसार है ये प्रसार है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको कहां पे रखना है, सोर्स पे रखना है। सोर्स पे रखने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, यहां से हटाकर वापस किस पे रखना है, कुछ अलग स्टैंड पर रखना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, स्टैंड से हटाकर वापस कहां रखना है, सिंक में रखना है। और सिंक से हटाकर वापस कहां रखना है आपको, सिंक से हटाकर वापस कहां रखना है आपको, स्टैंड पर रखना है। 4 प्रकार की प्रोसेस है। जब इसको आप सोर्स पे रखोगे तो क्या हो रहा है, समतापी प्रसार हो रहा है, या जिसको ए बी से व्यक्त किया गया है कर्व में। फिर इसको वापस मैं हटाकर कहां रखूंगा, स्टैंड पर रखूंगा। स्टैंड पर रखूंगा तो क्या होगा, ये रुद्धोष्मक प्रसार होगा। रुद्धोष्मक प्रसार होगा तो ये क्या होगा आपका, रुद्धोष्मक प्रसार होगा। प्रसार होगा तो ये क्या करेगा बताओ, ताप में चेंज देगा क्योंकि किस पर रखा हुआ है, स्टैंड पर रखा हुआ है। फिर क्या होगा, वापस मैं इसको हटाकर सिंक पर रखूंगा। सिंक पर रखूंगा तो क्या होगा, ताप वापस चेंज होगा। ताप चेंज नहीं होगा तो इसमें ताप चेंज नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, समतापी संपीड़न, जिसको सीडी से व्यक्त किया है। और जो फोर्थ वाला प्रोसेस है, वापस इसको सिंक से हटाकर कहां रखूंगा, स्टैंड पर रखूंगा, तो ये क्या होगा, रुद्धोष्म संपीड़न होगा। तो इस तरीके से ये आपका कर्व है और ये आपके 4 डिब्बे है। इसी के द्वारा अपन का कार्नोट इंजन का जो प्रोसेस है वो फॉलो होता है। तो एक बार के लिए आप इसको अपन लिख लेते हैं एक करके, फिर अपन इसके डेरिवेशन पर पढ़ते हैं। इन सब का डेरिवेशन भी होगा, इसका भी होगा, उसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। ठीक है, चारों का डेरिवेशन भी होगा तो उससे को भी अपन करेंगे। तो पहले अपन लिखना स्टार्ट कीजिए, कार्नोट इंजन लगाइए, कार्नोट इंजन। लगाइए कार्नोट इंजन और उसमें लिखिए ऊष्मागतिकी भौतिकी में कार्नो नामक वैज्ञानिक ने, ऊष्मागतिकी भौतिकी में कार्नो नामक वैज्ञानिक ने एक सैद्धांतिक ऊष्मा इंजन, ऊष्मागतिकी भौतिकी में कार्नो नामक वैज्ञानिक ने एक सैद्धांतिक ऊष्मा इंजन की कल्पना की, एक सैद्धांतिक ऊष्मा इंजन की कल्पना की और यह ऊष्मा इंजन ही कार्नो इंजन कहलाता है, और यह ऊष्मा इंजन ही कार्नो इंजन कहलाता है, और यह ऊष्मा इंजन ही कार्नो इंजन कहलाता है। कार्नो के अनुसार इस ऊष्मा इंजन की दक्षता, कार्नो के अनुसार इस ऊष्मा इंजन की दक्षता, कार्नो के अनुसार इस ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% होती है। कार्नो के अनुसार इस ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% होती है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। अतः यह एक अदिश, अतः यह एक अदिश नहीं है, आदर्श है। ठीक है, अतः यह एक आदर्श ऊष्मा इंजन कहलाता है, अतः यह एक आदर्श ऊष्मा इंजन कहलाता है। आदर्श यानी केवल माना हुआ है, जो संभव नहीं है। अतः यह एक आदर्श ऊष्मा इंजन कहलाता है और इसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं, और इसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। फर्स्ट लगाइए उष्मा का, फर्स्ट लिख लीजिए, ये चारों भाग आपके सामने लिखे हुए, उष्मा का स्रोत, उष्मा का सिंक, कार्यकारी पदार्थ और स्टैंड। तो पहले तो चारों के नाम लिख लो, फिर अपन एक एक के बारे में लिखते हैं। फर्स्ट लिख लो उष्मा का स्रोत, सेकंड लिख लो उष्मा का सिंक, थर्ड लिख लो कार्यकारी पदार्थ और फोर्थ लिख लो स्टैंड।
फर्स्ट लगाओ वापस उष्मा का स्रोत, फर्स्ट लगाओ उष्मा का स्रोत, और उसमें लिखो उष्मा का स्रोत एक उष्मा का भंडार होता है, उष्मा का स्रोत एक उष्मा का भंडार होता है, उष्मा का स्रोत एक उष्मा का भंडार होता है, इसका ताप उच्च होता है। उष्मा का स्रोत उष्मा का एक भंडार होता है और इसका ताप उच्च होता है। माना यह ताप T1 केल्विन है, 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 और इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है, और इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है, और इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। सेकंड लिखो उष्मा का सिंक, सेकंड लिखो उष्मा का सिंक, यह भी उष्मा का भंडार होता है, इसमें लिखो यह भी उष्मा का भंडार होता है, यह भी उष्मा का भंडार होता है, इसका ताप निम्न होता है, यह भी उष्मा का भंडार होता है, इसका ताप निम्न होता है, इसका ताप निम्न होता है, और माना यह ताप T2 केल्विन है, माना यह ताप T2 केल्विन है, माना यह ताप T2 केल्विन है। और उष्मा सिंक की ऊष्माधारिता अनंत होती है, और उष्मा सिंक की ऊष्माधारिता अनंत होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो सी कार्यकारी पदार्थ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो कार्यकारी पदार्थ, इसमें लिखो उष्मा इंजन में ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, उष्मा इंजन में ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ, उष्मा इंजन में ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः प्रारंभिक अवस्था में आए, पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। पदार्थ के इस गुण के कारण ही, पदार्थ के इस गुण के कारण ही आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, पदार्थ के इस गुण के कारण ही आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, और यह पदार्थ कार्यकारी पदार्थ कहलाता है, और यह पदार्थ कार्यकारी पदार्थ कहलाता है। फिर डी लगाओ स्टैंड, डी लगाओ स्टैंड, यह उष्मा का कुचालक होता है, यह उष्मा का कुचालक होता है जो उष्मा विनिमय को रोकता है। स्टैंड में लिखो यह उष्मा का कुचालक होता है जो उष्मा विनिमय को रोकता है, और स्टैंड के द्वारा रुद्धोष्म प्रक्रम को प्रदर्शित कर, और स्टैंड के द्वारा रुद्धोष्म प्रक्रम को प्रदर्शित करते हैं। रुद्धोष्म यानी जिसमें आदान प्रदान नहीं होता उष्मा का, यह उष्मा का कुचालक होता है जो कि उष्मा के विनिमय को रोकता है, स्टैंड के द्वारा रुद्धोष्म प्रक्रम को व्यक्त करते हैं। अब जो आपके सामने ये चार डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, इन चारों डायग्राम को बना लो। ये चार डायग्राम है, थोड़े से बड़े बनाना, मैंने बोर्ड की साइज की वजह से छोटे बनाए हैं। अब इसमें ध्यान रखना, ये क्या है आपकी उष्मा सुचालक दीवार है, ये भी उष्मा सुचालक दीवार है, ठीक है। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें उष्मा का ट्रांसफर हो रहा है। इस पे रख ले तो एनर्जी ये क्या इससे ले रहा है। सिंक वाली भी क्या होगी, एक उष्मा सुचालक दीवार होगी। केवल कुचालक दीवार कौन सी होगी? केवल कुचालक दीवार ये वाली होगी स्टैंड की, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से क्या है उष्मा का आदान प्रदान नहीं कर पा रहा।
तो ध्यान रखना ये उष्मा का सुचालक दीवार है, ये भी उसकी सुचालक दीवार है, ये पूरी कुचालक दीवार है चारों ओर, और ये क्या है उसकी उष्मा की सुचालक दीवार है। तो इस तरीके से आप एक पेज पे चारों डायग्राम बना दो, यानी दो पास पास में, एक ये और ये पास में बना दो और ये पास में बना दो, ठीक है। इस तरीके से ये चारों डायग्राम को बनाओ। फिर इसमें देखो कार्नोट चक्र 4 प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। फिर इसमें देखो कार्नोट चक्र 4 प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। कार्नोट चक्र 4 प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट लगाओ समतापी प्रसार, फर्स्ट लगाओ समतापी प्रसार, फर्स्ट लगाओ समतापी प्रसार, सेकंड लगाओ रुद्धोष्म प्रसार, सेकंड लगाओ रुद्धोष्म प्रसार, थर्ड लगाओ समतापी संपीड़न, थर्ड लगाओ समतापी संपीड़न, और फोर्थ लगाओ रुद्धोष्म संपीड़न, और फोर्थ लगाओ रुद्धोष्म संपीड़न। तो ये चारों प्रोसेस है। इसके बाद ये जो कर्व बनाया हुआ है इसको बना लीजिए जल्दी। जो ये कर्व बनाया हुआ है इसको बनाइए। कर्व बना लीजिए। अब आपको ये कंप्लीट समझ में तो आ गया होगा ये जो प्रोसेस है फर्स्ट क्या होता है, कैसे इसको रखते हैं, कैसे इसमें ताप नियत बना रहता है, कैसे आयतन और ताप में चेंजेस आता है। फर्स्ट प्रोसेस में क्या करना है, सेकंड प्रोसेस में क्या करना है, थर्ड प्रोसेस में क्या करना है, फोर्थ प्रोसेस में क्या करना है। 4 स्टेप होती है। 4 स्टेप को अपन एक एक वाइज नेक्स्ट क्लास में अपन इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें चारों का डायरेक्शन आएगा, समतापी प्रसार का आएगा, रुद्धोष्म का आएगा, संपीड़न का आएगा, इसका भी संपीड़न का आएगा। चारों प्रोसेस का मैथमेटिकल डेरिवेशन भी होगा। और जो मैंने आपको ये समझाया है ये वाला प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये सब मैं एक एक करके आपको सीरीज वाइज दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप डायग्राम बनाइए, फिर मिलते हैं अपन इसके आगे वाली क्लास में, जिसमें अपन क्या करेंगे, समतापी प्रसार, समतापी संपीड़न, इन सबको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और उसका डायरेक्शन भी करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। ये डायग्राम बना लेना आप।